ताकत रात में बढ़ती है, उसी प्रकार एक कांग्रेसियों की ताकत आपके मौनता के कारण से बढ़ती जा रही है और यह इतना विषाक्त ताकतवर कल बन जाएगा कि आप चाह के भी इसको नहीं रोक पाएंगे। इसलिए समय आपके हाथ में है, समय आपका है। आने वाले बैसाख 30 गते आप साबित कर दीजिए कि अब मधेश का जनता, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो थारू हो, चाहे वो दलित हो या कोई भी हो, हमारे जो मधेश क्षेत्र में रहने वाला समग्र मधेसी है वो अब कांग्रेस नहीं चाहता है। कांग्रेस को यहां से उखाड़ के फेंकना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। जब हम मरते हैं, जब हम पे दमन की जाती है, जब हम पे गोली बरसाई जाती है, जब हम पे बूट बरसाया जाता है, तो ये कम्युनिस्ट वाले कहां रहते हैं? लेकिन आज तो दौड़ के आ रहे हैं, आज आपको बेवकूफ बनाने के लिए घर घर में आ रहे हैं। किसी को चाचा कहते हैं, किसी को काका कहते हैं, किसी को भाई, किसी को रिश्तेदार बना लेते हैं। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होगा, इनको आप सपनों की तरह भी देख भी नहीं पाएंगे। आज आपके घर घर में दौड़ेंगे, लेकिन यह जो बैठे हैं मेरे भाई सब, ये हमेशा आपके साथ में रहेंगे। ये आपके बच्चे, आपके गांव के, आपके घर के हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं, कहीं टिकने वाले नहीं है। इसलिए अपने को मजबूती के साथ आप पकड़ेंगे, तभी आप मजबूत रहेंगे। बहुरूपियों के चक्कर में पड़ेंगे तो अभी केवल मधेश बर्बाद हुआ है, कल आपका परिवार बर्बाद होगा, कल आपका बेटा बर्बाद होगा। उस समय बोलने की भी हिम्मत आप में नहीं रहेगी। इसलिए यह कम्युनिस्ट कांग्रेस को यहां से उखाड़ के फेंकना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए ये तेल बेचुआ और दस बेचुआ से बिल्कुल सावधान रहिएगा। कम्युनिस्ट जो मदन भंडारी ने दिया सिद्धांत कम्युनिज्म का, वह पूरा की पूरा मधेसियों के लिए घातक साबित हुआ। उसने सिद्धांत बनाया नस्लवाद का, चेहरा के आधार पे भेदभाव करो, ये काला चेहरा वाला इससे तुम उस तरीके के बात करो, ये गोरा चेहरा वाला इसको अपना बाप समझो, पहाड़ से आ गया टोपी वाला उसका काम अच्छे से कर दो, मधेश में लोग गिड़गिड़ाता रहे उसको देखो मत, उसका बर्मा भूटान से लोग आया नागरिकता दे दो, यहाँ पे आप सैकड़ों वर्ष से बैठे हैं नागरिकता मत दो। यह सिद्धांत, यह विचार किसने बनाया? मदन भंडारी। उसका विचार मधेसियों के लिए पूरा के पूरा घातक साबित हो गया। इसलिए यह कम्युनिस्ट कांग्रेस दोनों का विचार हमारे लिए महाघातक साबित है। अब इसके जाल में यदि फंसोगे तो बाद में केवल पछताने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं रहेगा। माओवादी आया, यही कहा भाई हम सभी वर्ग को आजादी देंगे, गांव-गांव में सिंह दरबार बनाएंगे। उसने ऐसा सिंह दरबार बनाया कि आप अपने गांव के कार्यालय में सिफारिश लेने के लिए भी हम तो दौड़ते, आप सिफारिश लेने के लिए भी जाते हैं। तो दस बेचुआ और तेल बेचुआ हमारे साधारण जनता के ऊपर हाथ पात भी करता है, हमारे लोगों को मारता भी है, हमारे लोगों से घूस भी लेता। यह कौन किया? यह प्रचंड का सिद्धांत हमारे लिए पूरा के पूरा गलत साबित हुआ। लड़वाया थारुओं को, हथियार मंगवाया मधेसियों से, राज कौन कर रहा है? हिमाल पहाड़ वाला बैठा ऊपर, अपने को प्रचंड बोल रहा है, अपने को फलाना बाबू बोल रहा है, ऐसा ऐसा नाम रखता है, बादल बोलता है तो जमीन बोलता है तो आसमान बोलता है, ऐसा ऐसा नाम रख के आया, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया, 17,000 से ज्यादा लोगों को मरवाया और सारे के सारे वह मंत्री बन गए और हमारे लोगों को लात मार के वहां से फेंक दिया। न थारू को जब नेपाली सेना में लेने की बात आई तो न थारू को दिया, न मधेसी को दिया, न मुसलमान को ने दिया। इसलिए यह प्रचंड का सिद्धांत, यह प्रचंड बात पूरा मधेसियों के लिए घातक साबित हो गया। अब मधेसियों के लिए सरजीवन, मधेसियों के लिए जीवन, मधेसियों के लिए केवल एक ही सिद्धांत बाकी रह गया है जो आपके भविष्य को बचा सकता है, जो आपके आने वाले बच्चों को बचा सकता है, जो आपको एक रोजगारी दे सकता है, जो यहाँ पे जनता राज लागू कर सकता है, वह है सीके राउत का सिद्धांत, सामुदायिक स्वराज यानी जनता राज का सिद्धांत। कि जब हम जहाँ पे हैं वहां पे ऐसा महसूस हो कि ये मेरा शासन है, ये मेरा प्रशासन है, यहाँ पे मेरा
मेरे लोग रहते हैं, यहाँ पे मेरा बेटा हाकिम है, यहाँ पे मेरा बेटा काम कर रहा है। जिस दिन आपको लग जाए उस दिन होगा जनता राज, और उसी को कहा जाता है सामुदायिक स्वराज, डॉक्टर सीके राउत का सिद्धांत। तो कम्युनिस्ट कांग्रेस, माओवादी, देश बेचुआ, तिल बेचुआ, ये सारे सिद्धांत फेल हुए मधेश में, मधेश के लिए घातक हो गए। अब हमारे लिए एक ही सरजीवन सिद्धांत है, वो है सामुदायिक स्वराज का, डॉक्टर सीके राउत का। इस बार चुनाव में यदि उसी सिद्धांत को आप सब विजय कराए, उसी विचार को आप सब पकड़े, तभी यहाँ पे खुशहाली हो सकती है, वरना यह चीज संभव नहीं। आप सब यह बात एकदम दिमाग खोल के सुन लीजिए कि सभी लोग विरोध करता है आज तो जनमते पार्टी का, सभी लोग विरोध कर रहा है तो सीके राउते का। कांग्रेस का कार्यक्रम हो रहा है, कम्युनिस्ट वाले का कोई मतलब नहीं। एमआलए का कार्यक्रम होगा, माओवादी को कोई परेशानी नहीं। माओवादी का कार्यक्रम होगा तो अन्य दल को, जसपा लोसपा को कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे सीके राउत का कार्यक्रम सुनता है तो सबका पेट झरना शुरू कर देता है, सबके पेट में कौतूहलता होती है, सबका पेट दर्द करना शुरू करता है। आखिर सीके राउत ने क्यों? सबने करता है राजनीति, कोई परवाह किसी को नहीं, लेकिन सीके राउत के ऊपर सभी का आक्रोश, सभी का आक्रमण क्यों? आप लोग इस चीज को ख्याल कीजिए, क्यों आखिर सीके राउत जनमत पार्टी का लोग क्यों विरोध कर रहा है? ये नेता सब इसलिए करता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये सारे चोर मिल करके हम सबको बार बार ठगे हैं, एक बार नहीं सैकड़ों बार ठगे हैं। कभी प्रधान बन के ठगा, कभी मुखिया बन के ठगा, कभी विधायक बन के ठगा, कभी संसद बन के ठगा, कभी मंत्री बन के ठगा। ये सब मिलजुल के खाते पीते रहे, लेकिन जब सीके राउत की एंट्री देखा तो सबका दर्द शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि सीके राउत किसी भी ठगैती में, सीके राउत किसी भी डकैती में, सीके राउत किसी भी अपराध में शामिल नहीं रहा है। वह रहा है तो केवल जनता के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया है, अपनी करोड़ों की नौकरी त्याग की जनता के लिए, अपना पैर तोड़वाया जनता के लिए, अपना सारा सुविधा छोड़ा मधेश के नौजवानों के लिए, अपना सब चीज त्याग किया मधेश के भविष्य के लिए। इसलिए यह सारे लोग में दर्द उठ रहा। क्यों? क्योंकि यदि सीके राउत आ गया तो आपके गांव में अच्छा स्कूल खुल जाएगा, ताकि आपका बाल बच्चा यहीं पे पढ़े, आपके घर का पैसा परासी में जाना नहीं पड़े, आपका पैसा, आपका बेटा काठमांडू में जाने की जरूरत नहीं पड़े। जो काठमांडू में पढ़ाई हो रही है वह आपके गांव में हो, तो बोर्डिंग स्कूल में किसी की जरूरत नहीं है पढ़ाने की। जो सरकारी स्कूल में अच्छा शिक्षा मिले, बोर्डिंग स्कूल से अच्छा शिक्षा यदि सरकारी स्कूल में मिलता है तो हमको जरूरत है बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने की? बोलिए, कोई जरूरत है? और बोर्डिंग स्कूल किसका है? यही देश बेचुआ और तिल बेचुआ के चमचा सबका बोर्डिंग स्कूल बना। हमारे गरीब भाइयों का स्कूल नहीं खुला है, हमारे यहाँ मजदूर लोगों ने स्कूल नहीं खोला है। यही तिल बेचुआ, देश बेचुआ के चमचा लोग परासी में और बहुत सारे जगह पे बोर्डिंग स्कूल खुलवा के रखा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। सरकारी स्कूल का हालत क्या है कोई किसी को नहीं मालूम। सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं, सिर्फ खेल कूद के चले आते हैं, कोई परवाह किसी को नहीं। लेकिन बोर्डिंग स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। और यही लोग गांव में आते हैं, क्या कहते हैं? अरे बच्चे सबको पढ़ाओ ना, बोर्डिंग स्कूल खुला है वहां पे भेजो ना, आपका बच्चा जब पढ़ेगा तब ना कुछ करेगा। अब बताइए, आपका पैसा जो आप दिन भर काम करते हैं उन्हीं के घर में जाकर के, उन्हीं ठेकेदार सबका जो काम करते हैं, वह पैसा अल्टीमेटली कहाँ जाता है? उन्हीं के बोर्डिंग स्कूल में पहुंच जाता है। अब ये लोग चाहते हैं यदि सीके राउत आ गया कहीं पे, ये जनमत पार्टी कहीं पे आ गई तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। इसलिए जनमत पार्टी का विरोध करते हैं। जनमत पार्टी का इसलिए विरोध करते हैं कि सारा प्राइवेट हॉस्पिटल किसका बना है? इन्हीं के ठेकेदारों का बना। हम सबको एक छोटा सा इलाज भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, हम सबको बाहर जाना पड़ता, और वह सारे हॉस्पिटल प्राइवेट इन्हीं कम्युनिस्ट कांग्रेस, यही जसपा लोसपा के ठेकेदारों का बना। ये लोग कहते हैं यदि सीके राउत कहीं आ गया तो हॉस्पिटल तो गांव में बन जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक गांव में खुल जाएगी,
यहाँ वृद्ध भी दवा करा लेगा, यहाँ पे बच्चा भी जाके इलाज करा लेगा, डॉक्टर भी होगा, इलाज भी होगा, तो हमारा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। बताइए, आप दिन भर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो पैसा को कैसे वो ठग ले, ठग सब। इसलिए सीके राउत का विरोध करता है कि यहाँ पे अच्छे अस्पताल न खुले, यहाँ पे घर घर में लोग रोजगारी पा जाएंगे, इसलिए विरोध करता है कि जब लोगों को रोजगारी मिल जाएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगा, तो मेरा दलाली कौन करेगा, मेरे घर का काम कौन करेगा। चुनाव आएगा तो 500 में कौन बिकेगा, चुनाव आएगा तो साड़ी ब्लाउज में कौन बिकेगा, चुनाव आएगा तो छगड़ी मुर्गी में कौन बिकेगा, चुनाव आएगा तो गैस सिलेंडर में कौन बिकेगा, चुनाव आएगा तो मच्छरदानी में कौन बिकेगा। इसलिए वो चाहता है कि सीके राउत नहीं आना चाहिए, बाकी जो भी हो जाएगा। और सबसे बड़ा खतरनाक डर उसको क्या है कि आपका सारा पैसा ये सब घोटाला कर रहा है, सारा पैसे का भ्रष्टाचारी कर रहा है। यदि सीके राउत आ गया तो सारे भ्रष्टाचारी के मुखिया सबको जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा, जेल के भीतर बैठना पड़ेगा। इसलिए ये सारे लोग गठबंधन किए हैं कि कांग्रेस जीत जाए कोई फर्क नहीं, एमएलए जीते कोई फर्क नहीं, माओवादी जीते कोई फर्क नहीं, जसपा लोसपा जीते कोई फर्क नहीं, लेकिन सीके राउत को नहीं जीतना चाहिए। यह सब गठबंधन करके और हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए कभी कांग्रेस के अभियान के तहत आते हैं, कभी एमएलए के अभियान के तहत आते हैं, और कभी वही एमएलए और कांग्रेस के चमचा सब, वही एमएलए और कांग्रेस के संतान सब जो कभी 4 वर्ष पहले आप सबको सूर्य छाप में मोहर लगाने का अभियान चलाए थे, वह सब नया नया संतान बनके नई नई पार्टी खोल करके आप सबके साथ में आएगा, आप सबको बहकाएगा। अब निर्णय करना आपके हाथ में है, बताने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जनमत पार्टी की। लेकिन यदि अब आपको अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, रोजगारी चाहिए, जनता का राज चाहिए, तो जनमत पार्टी और हरम छाप को चयन करने की जिम्मेदारी आपकी। और वो ज्यादा दूर नहीं है, बैसाख 30 गते वो दिखाई पड़ेगा कि बैसाख 30 गते आप क्या करते हैं, देश बेचुआ और तेल बेचुआ के साथ में है, या ये जनमत पार्टी, जन्नत जैसी पार्टी, ये जनमत पार्टी जो सारे सुविधाओं के देने वाली पार्टी है, उसके साथ में खड़े हैं। यह तय करने का काम बैसाख 30 गते आप लोगों का। बोलिए, बैसाख 30 गते आप सब क्या करेंगे? उन्हीं सब के साथ में रहेंगे या उन गद्दारों को यहां से उखाड़ के फेंकने में साथ देंगे? बोलिए, किसके साथ में रहेंगे? जवाब दीजिए। आप लोग हाथ उठा के सभी लोग जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी की बात। सभी लोग हाथ उठाइए, पूरा हाथ नीचे मत कीजिए, एक बार फोटो खींच लीजिए भाई, एक बार फोटो सभी लोग का खींचिएगा। इसलिए यदि जनता की राज लाना है, जनमत की सरकार बनाना है, तो आप सबको आने वाले बैसाख 30 गते लाउड स्पीकर हरम में मोहर लगा के साबित करना है कि आप बेचुआ और तेल बेचुआ के साथ में हम नहीं है, हम इस मिट्टी के लाल डॉक्टर सीके राउत के साथ में है। यह तय करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बैठ गए। यह पहली बात। दूसरी बात, समय का अभाव है, 2-4-5 मिनट है। दूसरी बात, हम सब बहुत बड़ा धार्मिक बनते हैं। हम सब कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, मुसलमान आएगा उम्मीदवार तो उसी को वोट देंगे, मुसलमान भाई आएगा तो उसी को देखेंगे। हम तो हिंदू, हमारा हिंदू भाई कोई आएगा तो उसको जिताएंगे। हम तो राजभर आएगा तो वोट देंगे। हम यादव आएगा तो वोट देंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा विष, हमारे समाज को बिगाड़ने का सबसे बड़ा विष का जरिया यही। क्योंकि हम सब शादी ब्याह नहीं करने जा रहे हैं कि हमारा जात क्या है, हमारा कुल क्या है, हमारा खानदान क्या है, लड़का कैसा है, पढ़ा लिखा है नहीं है, वह देखने की जरूरत नहीं है।
हम सब क्या करने जा रहे हैं? हम सब अपना सेवक चयन करने जा रहे हैं, अपना नेता चयन करने जा रहे हैं। इसमें जात बिरादर देखना, इसमें घर खानदान देखना, यह महा अपराध का काम है। जो आपके लिए अच्छा कर सके वो कोई भी हो, दलित हो, मुसलमान हो, कोई हिंदू भाई हो या कोई भी हो, जो हमारे समाज को अच्छे बेहतरीन जगह पे ले जा सकता है, हमारे बाल बच्चों का भविष्य सोच सकता है, यहाँ पे रोजगारी दिला सकता है, वो कोई भी हो, हम सबको यह सोचना नहीं चाहिए। हम सब चुनाव में क्या करते हैं? 1000-500 में बिक जाते हैं, जबकि मुसलमानों को याद होगा, सभी मुसलमानों को यह चीज ख्याल होगा कि करबला के मैदान में क्या हुआ था। करबला के मैदान में यजीद ने कहा, हुसैन हमारी सिर्फ हुकूमत को मान लो, मेरी बैयत को स्वीकार कर लो, आपको क्या चाहिए देंगे। आपको धन दौलत चाहिए, आपको रियाजत रियासत चाहिए, सब कुछ दे देंगे, लेकिन सिर्फ इतना मानना है कि मेरी हुकूमत को स्वीकार कर लो। सिर्फ इतना शर्त रखा था ना। बताओ मुसलमानों, इससे ज्यादा यजीद की कोई शर्त नहीं थी। लेकिन हुसैन ने क्या कहा? यजीद तू जुआरी है, यजीद तू शराबी है, यजीद तू बलात्कारी है, तेरी हुकूमत को स्वीकार करना आलम आलम से इस्लाम को मिटा देना है, इसलिए तेरी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे अपने बच्चे को कुर्बान करना पड़े तो कर देंगे। और किया भी वही, अपने जवान बेटे से लेकर के 6 महीने तक के बच्चे को कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीद की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। हम सब कैसे मुसलमान हैं? चुनाव में किसी से 5000 लेते हैं, किसी से 10,000 लेते हैं। बताइए, हराम का लुकमा खाना इस्लाम में क्या है? तब आपकी मुसलमानियत कहां चली जाती है? तब इस्लाम का ख्याल नहीं रहता। त्रिपाठी जी से 1 लाख ले ले, कांग्रेस वाला से 2 लाख ठग ले, हिमालय वाला से 50,000 ले ले और बिकते रहे। याद कीजिए, यदि इस्लाम में वो होता, वो जायज होता, तो इस्लाम ही नहीं रहता। इसलिए इस्लाम ने तो ये कहा है, तुम यदि हराम लुकमा खाए हो तो तुम्हारा बच्चा जो पैदा होगा, तुम्हारी नस्ल जो पैदा होगी, उसका जो रग होगा, उसका जो खून होगा, वो भी हराम होगा। अब बताइए, हम सब क्या करते हैं? चुनाव में बिरयानी में बिकते हैं। हाँ, नेता सब आता है, मुसलमान के टोल में बिरयानी बंटवा देता है, मुर्गा हलाल करो। अरे जो कभी जबा का नाम नहीं जानता था, वो नेता सब आता, रे हजरत मुर्गा जबा करो ना, क्या फर्क है? वह जबा मुर्गा जबा नहीं करवाता, वो आपके आने वाले बच्चों को जबा कर रहा है। याद कीजिए, इतना वो गलत काम है। इस्लाम में इतना महापाप है, इतना गुनाह है कि वह आप सब जानते होंगे। ऐसे बदतरीन गुनाह से बचने की जरूरत है। किसी का हराम लुकमा खा करके अपने आने वाले नस्ल को बर्बाद मत कीजिए। मुसलमानों, आप 5 वक्त पढ़ते हो, यहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूब। यहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब क्या है? अच्छे लोगों के साथ हो जाओ, अच्छे लोगों के साथ चलो, गुमराहियत के रास्ता को छोड़ दो, उनके साथ मत चलो जो कहर और गजब खाते हैं। हम सब क्या करते हैं? एक कम्युनिस्ट, एक कांग्रेस, जसपा लोसपा क्या किया? कहा मुसलमानों को क्या दे दिया? आज बदतरीन हालत है तो मुसलमानों की, सबसे ज्यादा बेरोजगार है तो मुसलमान, सबसे ज्यादा अगर आर्थिक अवस्था में कमजोर है तो मुसलमान, सबसे ज्यादा भूमिहीनता है तो मुसलमान की। लेकिन विदेश में जाके देखो, सबसे ज्यादा मुसलमान ही पड़ा है। प्रत्येक दिन वहां पे वो मार खाता है, वहां पे जिल्लत की जिंदगी जीता है। किसने किया? यह लोगों ने किया। इसलिए आप यह मुर्गा बिरयानी में बिकने का काम अब मत करो, वरना आप तो अपनी जिंदगी बिता रहे हो। कल दुबई, मलेशिया, सऊदी, कतार जब कहेगा अब नेपाल से हमको लोग नहीं चाहिए, सालाना केवल 5,000 10,000 आदमी चाहिए, तो आपका बेटा से इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। कोई दुबई, मलेशिया, सऊदी, कतार नहीं जा पाएगा। कल बॉर्डर ये बंद कर दिया जाएगा भारत का, तब कहां जाओगे? इसलिए अभी वक्त है कि यहीं पे अपना संवैधानिक हक लो, यहां पे अपना हुकूक कायम करो, यहां पे रोजगारी लो, वरना कल पछताने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं रहेगा। जबकि इस्लाम में सबसे पहले अगर कोई सूरत आई है तो यकरा बिस्मि रब्बिकल लजी,
खलकनल इंसान मिन अलक इकरा व अकरमल लजी मालम यालम। कुरान कहता है पहले पढ़ो, पहले शिक्षा हासिल करो, चाहे आपको चीन तक क्यों ना जाना पड़े। लेकिन यहाँ पे क्या है, 17 बरस हुआ, 1 वर्ष बढ़वा करके नागरिकता जैसे भी बनाओ और विदेश भेजो। कुरान कहता है पहले पढ़ाओ। यहाँ हमारे लोग, हमारे आलिम लोग कहाँ उस समय चले जाते हैं। झगड़ा कराने की बात होगी तो अनेकों तीर मारेंगे, लेकिन जो कुरान कह रहा है पहले पढ़ो। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, पहले नागरिकता बनाओ, पासपोर्ट बनाओ, विदेश जाओ। यह नीति चल रही है। मुसलमान कल उसकी हालत क्या होगी, न भारत का रहेगा न नेपाल का रहेगा, बीच मझधार में पड़ा रहेगा। जिस प्रकार रोहिंग्या सब मुसलमानों की हालत हुई, बेचारे महीनों समुद्र में चक्कर लगाते रहे, कोई उनको देखने वाला तक नहीं ठहरा। उसी प्रकार कल यहाँ पे भी हमारी हालत होगी यदि ऐसे हम कम्युनिस्ट कांग्रेस करते रहेंगे तो। वो हमको धीरे धीरे काट रहा है, वो धीरे धीरे हमको बर्बाद कर रहा है, और हम सब उसी का झंडा हिलाने यहाँ तो यहाँ काठमांडू तक चले जाते हैं। कुछ हमारे में से भी दलाल मुसलमान बस ला करके यहाँ से और काठमांडू के महाधिवेशन में पहुंचाते रहते हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद कहते रहते हैं। केपी बुआ तो शेरे बुआ कहते हैं, अपने बाप को अब्बा नहीं कहते, केपी को बुआ कहते हैं, शेर बहादुर को बुआ कहते हैं। बताइए, इस प्रकार की गुलामी यदि अब और चलेगी तो 10 वर्ष उसके बाद आपको गुलामी में भी नहीं रखेगा, वो हालत हमारी आ रही है। हिंदू भाइयों, आप भी कम नहीं, इनसे कम नहीं हो आप भी। वो तो दो ही को बुआ कहते हैं, आप 10-12 को बुआ कहते हैं, 10-12 से कम को नहीं कहते हो। और वो तो बुए कहते हैं, आप चरणों में चले जाते हो। आज आए यदि तो पूरा के पूरा शाश्वत दंडवत करते हैं। यह हालत हमारे हिंदू भाइयों की। जबकि गीता कहती है व्यक्ति यदि पद से पदभ्रष्ट हो जाए, न्याय अन्याय की चिंता नहीं हो, मूल अधिकार हनन हो रहा हो, तो वह मानव नहीं पशु है, और उसका वध करना मानव वध नहीं पशु वध समान। मूल अधिकार संवैधानिक हक यदि आपको नहीं मिल रहा है, उस हक को आप नहीं प्राप्त कर रहे हो, तो आप पशु से कम नहीं, आप पशु तुल्य हो, पशु समान हो। गीता कहती है। बताइए कौन सा संवैधानिक हक दिलवा दिया आपको? क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया आपको जो आप उसको लेकर के प्रत्येक दिन सिर पे घूमते रहते? महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन का महाभारत का युद्ध, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में। अंतिम युद्ध में जब अर्जुन ने तीर चलाना रोका, कहा किसको मार दे, सामने तो मेरा दादा भीष्म पितामह खड़ा है, सामने तो मेरा गुरु द्रोणाचार्य खड़ा है, कृपाचार्य खड़ा है, मैं किस पे तीर चलाऊं? जब असमंजस में पड़ गए, दुधार में पड़ गए, तब सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध में अपना पराया नहीं देखा जाता है, धर्म युद्ध में भाई भतीजा नहीं देखा जाता है, धर्म युद्ध में गुरु नहीं देखा जाता है। धर्म युद्ध में एक ही धर्म होता है कि सत्य का साथ दो, धर्म का साथ दो, अधर्म का नाश करो। यदि आपका भाई ही क्यों ना धर्मी हो, उसमें भी तीर चलाओ। और अर्जुन ने वही किया, बाण चलाया, अपने गुरु द्रोणाचार्य का भी वध किया, कृपाचार्य का भी वध किया, अपने दादा भीष्म पितामह का भी वध किया, और सारी दुनिया के हिंदुओं को संदेश दिया कि हिंदुओं जब कभी वक्त आए आप निर्णय नहीं कर सकने की स्थिति में पहुंचो, उस समय में महाभारत के युद्ध को ख्याल करो, अर्जुन के उस संदेश को ख्याल करो। और यदि आपका भाई ही गलत रास्ते पे हो, आपका बिरादर ही गलत रास्ते पे हो, तो उसका साथ छोड़ना ही इंसानियत होती है, उसका साथ छोड़ना ही वास्तविक मानवता है, वास्तविक धर्म है। यह करने की बात जरूरी है। आज हम सब क्या कहते हैं, मेरा पटीदार खड़ा हो गया, मेरा रिश्तेदार खड़ा हो गया, मेरा भाई भतीजा खड़ा हो गया, मैं उसका साथ दूं, इसका साथ क्यों दूं? इस समय पे यदि आपने सत्य का साथ नहीं दिया तो याद कीजिए आप मानव नहीं, आप पशु हैं गीता के आधार पर। इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से
चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, हर किसी दृष्टिकोण से यह कम्युनिस्ट कांग्रेस, राजपा, समाजवादी, जसपा, लोजपा क्या क्या है, ये हमारे और हमारे बाल बच्चों के लिए घातक ही है। इसका साथ देना, आने वाले बाल बच्चों का नस्ल बर्बाद करना, उनकी जो है अधिकार को बर्बाद करने के सिवा दूसरा कोई बात नहीं है। इसलिए आने वाले बैसाख 30 गते आप सब जब वोट देने के लिए जाइएगा तो अपने छोटे छोटे बच्चे सबका मुंह देख करके जाइएगा कि इस बार हम सत्य का साथ देंगे, इस बार हम इन बच्चों के लिए जो है वोट देंगे, दारू, गोश्त, मांस के लिए नहीं, ये छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे और हरन छाप में मोहर लगाएंगे, जनता का राज बनाएंगे। यह सोच करके आप वोट देने के लिए जाइएगा। यदि अभी कम्युनिस्ट कांग्रेस का साथ देंगे, अभी जसपा लोसपा का साथ देंगे, तो दूसरा सीके राउत, दूसरा जनमत पार्टी अब आपको बताने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग 10,000 की नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो करोड़ों की नौकरी छोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। और याद कीजिए, यदि सांप निकल गया तो लाठी पीटने से होगा कुछ नहीं, केवल लाठी टूटेगी, सांप नहीं मरेगा। इसलिए वक्त पे वार करो, और वक्त जनता के लिए वक्त केवल 5 वर्ष में एक बार आता है। जैसे वो बैसाख 30 गते निर्धारण किया गया, वह आपके हाथ में है, आपके मुट्ठी में है कि यहाँ पे पापियों का राज कायम करना है, अपराधियों की हुकूमत लाना है, यहाँ पे गुंडा राज लाना है, या जनमत का जनमत सरकार, जनता की सरकार बनाना है। यह तय करने का जिम्मेदारी आप सबको है। और आप सबको मैं पुनः होली, आने वाले रमजान का मुबारकबाद, शुभकामना देते हुए मैं बैसाख 30 का इंतजार करूंगा कि आप सब यहाँ के वासियों ने, यहाँ के लोगों ने, इस वार्ड नंबर 6 के लोगों ने क्या तय किया है। ये बैसाख 30 गते इसका रिजल्ट 1 गते आएगा, और उसके बाद में यदि यहाँ पे सभा लगेगी, यहाँ पे शुभकामना सभा लगेगी, तो विजय उत्सव का शुभकामना होगा। उस समय मैं पुनः आऊंगा, आप सबसे मुलाकात करूंगा और आप सबको पुनः धन्यवाद दूंगा। और आप सबको यह भी बताऊंगा कि यदि आपने जनमत पे विश्वास किया है, तो यदि जब तक हमारी जिंदगी कायम है, जब तक हमारा सांस चल रहा है, तब तक ये जनमत पार्टी और हम आपके लिए तैयार है। मरना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे, वह बात तब हम बताएंगे। और इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार आप सबका प्रतिबद्धता होना चाहिए कि नहीं, मैं इस बार किसी भी हालत में जनमत को ही विजय कराएंगे। यह हमको आप लोग विश्वास दिलाइए। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए, सभी लोग दोनों हाथ उठा के बताइए कि इस बार जनमत का ही विजय होगा। बोलिए, इस बार जनमत का ही विजय होगा, जनता की सरकार बनेगी। इन अपराधियों को यहां से उखाड़ के फेंकेंगे और जनमत का सरकार लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मधेश, जय जनमत।